नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो पैसों से जुड़ा लगता है, पर असल में ये सोच और नजरिए से जुड़ा है। विषय है अरबपति मानसिकता, या जिसे कहते हैं बिलियनर माइंडसेट। और इसके लिए हमारे हाथ लगी है स्कॉट एंडरसन की लिखी द बिलियनर माइंडसेट ब्लूप्रिंट। और इसका सबसे बड़ा और मुझे कहना होगा मजेदार दावा ये है कि अरबपतियों का असली राज उनके बैंक बैलेंस में नहीं है, वो उनके सोचने के तरीके में छिपा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस ब्लूप्रिंट को डिकोड किया जाए, उस खास सोच को समझा जाए। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्रोत साफ कहता है कि ये मानसिकता सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनने के बारे में नहीं है। ये तो जीवन के हर हिस्से को बेहतर बनाने का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है वो दो तरह की सोच के बीच के फर्क को सामने लाएगी। एक वो जो हमें बांध कर रखती है और दूसरी वो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत एक बहुत ही सीधी सादी कहानी से बात शुरू करता है, रमेश और सुरेश की। दोनों एक ही स्कूल से पढ़े, नंबर भी लगभग एक जैसे आए। लेकिन 10 साल बाद रमेश अपनी सैलरी का इंतजार कर रहा है और सुरेश एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो उसे सैलरी दे रहा है। तो जब शुरुआत एक जैसी थी तो फर्क कहाँ आया? फर्क आया उनकी वो जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना, उनकी सोच में। स्रोत इसे दो हिस्सों में बांटा है। एक तरफ है वो जिसे वो गरीब मानसिकता कहता है। हालांकि इसका आपकी जेब में कितने पैसे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक सोच है। ये सोच कहती है पहले पैसा आएगा फिर मैं रिस्क लूंगा, या ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और इन सब का राजा, सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे वाला डर तो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो फिर दूसरी तरफ अरबपति मानसिकता क्या कहती है? वो इसका ठीक उल्टा कहती है, रिस्क लूंगा तब पैसा आएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा की जगह मैं इसे करना सीख लूंगा, और लोग क्या कहेंगे की जगह इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन सब बातों के नीचे एक बहुत गहरा और बुनियादी फर्क है, और वो है जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी मतलब अपने काम की जिम्मेदारी लेना। उससे भी ज्यादा, 100% जिम्मेदारी। स्रोत कहता है कि अरबपति मानसिकता वाले लोग कभी ये नहीं कहते कि सिस्टम खराब है, सरकार की गलती है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं, इस सिचुएशन में मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। जिस पल बाहरी चीजों को दोष देना बंद करके पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली जाती है, सारी शक्ति हाथ में आ जाती है। फिर इंसान हालात का शिकार नहीं रहता बल्कि उसका ड्राइवर बन जाता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है, अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से अपने हाथ में लेना। स्रोत में इसे लेकर कोई प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है जिसे रोजाना इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, और वो बहुत सरल है। हर दिन खुद से पूछना कि आज मेरे फैसले सिर्फ हालातों पर एक रिएक्शन है, या मैं अपने लंबे चौड़े विजन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही हूं। क्या मैं बस चीजों पर प्रतिक्रिया दे रही हूं, या सोच समझकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूं। ये एक छोटा सा सवाल सोच की पूरी दिशा बदल सकता है। और जैसे ये जिम्मेदारी ली जाती है, एहसास होता है कि सबसे बड़ी ताकत तो अपना वक्त है। और यहीं पर आम सोच और अरबपति सोच में दूसरा सबसे बड़ा फर्क आता है। हम सब अपनी जिंदगी में टाइम नहीं है का रोना रोती रहते हैं। बिल्कुल, टाइम नहीं है एक बहुत बड़ा वहम है। स्रोत के मुताबिक सवाल टाइम है या नहीं का है ही नहीं, सवाल है आपकी प्रायोरिटी क्या है। अरबपति मानसिकता समय को एक खाली डिब्बे की तरह नहीं देखती जिसे भरना है, बल्कि एक बेशकीमती संसाधन की तरह देखती है जिसे सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर ही लगाना है। ये नहीं है से क्या है की तरफ एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं वो असल में प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन हम ये तय कैसे करें कि प्राथमिकता क्या है? ईमानदारी से कहूं तो ये बात थोड़ी चुभती है। हम सब दिन भर की थकान के बाद नेटफ्लिक्स पर कुछ हल्का फुल्का देखना चाहते हैं। स्रोत पलायन और आराम के बीच कोई फर्क बताता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसमें फर्क करता है। वो कहता है आराम जरूरी है, लेकिन जब हर रोज घंटों तक ऐसी चीजों में समय लगाया जा रहा है जो किसी को बेहतर नहीं बना रही, तो वो आराम नहीं, वो पलायन है। अपनी असलियत से भागना। वहीं दूसरी तरफ कुछ नया सीखना, कोई किताब पढ़ना या कोई नई स्किल डेवलप करना एक निवेश है। दोनों में समय लग रहा है, लेकिन एक समय खर्च हो रहा है
और दूसरा निवेश हो रहा है, जो भविष्य में कुछ लौटाएगा। और ये प्राथमिकताएं कहाँ से आती हैं? शायद हमारे लक्ष्यों से। एग्जैक्टली। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। स्रोत एक बहुत शक्तिशाली सवाल पूछता है, जो इस पूरी बहस को एक नए स्तर पर ले जाता है। वो कहता है, कोई ये सोच रहा है कि मैं 30,000 कैसे कमाऊं, या ये सोच रहा है कि मैं 30,000 लोगों की समस्या कैसे हल करूं। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब फोकस अपनी कमाई से हटाकर दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने पर ले आना। बिल्कुल। जैसे ही ध्यान पैसा कमाने से हटकर किसी समस्या का समाधान करने पर जाता है, खेल बदल जाता है। पैसा अपने आप उस मूल्य का, उस वैल्यू का परिणाम होता है जो पैदा की जाती है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, एक्शन भी उतने ही बड़े होंगे। छोटी सोच छोटे परिणाम लाती है ना? अगर लक्ष्य ही ये होगा कि बस महीने का खर्च निकल जाए, तो इंसान कभी उससे बड़ा कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने बड़े लक्ष्य बना लिए, लेकिन बड़े लक्ष्यों के साथ एक और चीज आती है, बड़ा डर। डर कि मैं फेल हो गई तो, लोग हंसेंगे तो। स्रोत डर के बारे में क्या कहता है? स्रोत डर को गरीबी की जड़ कहता है। और ये गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सोच की या अवसरों की गरीबी है। इसमें एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है एक लड़के का, जो ये सोचकर YouTube चैनल शुरू नहीं करता कि दोस्त रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। वहीं दूसरा लड़का शुरू करता है, भले ही शुरुआत में 0 व्यूज हों, लेकिन वो लगा रहता है और आज उसके पास प्रभाव और आय दोनों हैं। पहला लड़का वो आज भी सोच रहा है। ये तो कमाल की बात है, क्योंकि हम सब इसका उल्टा करते हैं। हम आत्मविश्वास आने का इंतजार करते रहते हैं और एक्शन कभी ले ही नहीं पाते। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण सच बताता है, आत्मविश्वास एक्शन लेने के बाद आता है, पहले नहीं। हम सब अक्सर आत्मविश्वास आने का इंतजार करते हैं ताकि हम कोई काम शुरू कर सकें, लेकिन सच इसका ठीक उल्टा है। जब आप डर के बावजूद काम करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं और आपको छोटे छोटे नतीजे मिलते हैं, तो आत्मविश्वास धीरे धीरे खुद बनता है। परफेक्ट होने का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करते रहना ही तो काफी नहीं होगा ना? मैंने कई लोगों को दिन रात मेहनत करते देखा है, लेकिन वो एक ही जगह पर फंसे रहते हैं। यहीं पे स्रोत एक और बड़ा विचार सामने रखता है, जो कई लोगों के लिए शायद चौंकाने वाला हो सकता है। वो कहता है, सिस्टम कड़ी मेहनत। इसका मतलब ये नहीं है कि अरबपति मेहनत नहीं करते, बल्कि उनकी मेहनत स्मार्ट होती है। वो खुद को काम में डुबोने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं जो उनके बिना भी काम कर सके। इसका कोई उदाहरण? क्योंकि सिस्टम बनाना सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। स्रोत एक बेहतरीन उदाहरण देता है। एक तरफ एक अकेली दुकान है जिसका मालिक सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुद गल्ले पर बैठता है। वो बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसकी कमाई और उसका समय दोनों सीमित हैं। दूसरी तरफ उसी दुकान की एक फ्रेंचाइजी चेन है। उसके मालिक ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, सामान कहाँ से आएगा, कर्मचारी कैसे काम करेंगे, मार्केटिंग कैसे होगी, कि अब उसके बिना भी हजारों दुकानें चल रही हैं और बढ़ रही हैं। काम वही है, लेकिन सोच और नतीजा जमीन आसमान का है। तो ये सिस्टम बनाने वाली बात सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है? नहीं, यही तो इसका असली मतलब है। स्रोत का असली इशारा ये है कि अरबपति अपनी जिंदगी को भी एक सिस्टम की तरह देखते हैं। उनकी सुबह की आदतें, उनके सीखने का तरीका, यहां तक कि वो जिनसे मिलते हैं, ये सब एक सोचा समझा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें उनके लक्ष्य की तरफ ले जाता है। मेहनत तो कोई भी कर सकता है, पर अपनी पूरी जिंदगी को एक प्रोडक्टिव सिस्टम में बदलना, असली खेल वहां है। ठीक है, तो ये मानसिकता बना ली, डर पर काबू पाकर एक्शन लेना शुरू कर दिया, सिस्टम के बारे में भी सोच लिया, लेकिन इस सब को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? क्योंकि जोश तो अक्सर कुछ दिनों में ठंडा हो जाता है। बिल्कुल, यहीं पर आदतें और माहौल काम आते हैं। स्रोत कुछ दैनिक आदतों पर बहुत जोर देता है जो उस मानसिकता की नींव बनती हैं, जैसे कि रोज पढ़ना, भले ही दिन में सिर्फ 10 पेज ही क्यों न हो। वॉरेन बफेट आज भी अपना ज्यादातर दिन पढ़ने में बिताते हैं। और पढ़ने के अलावा सोचने के लिए समय निकालना, ये शायद थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। स्रोत एक बहुत अच्छी आदत बताता है, सुबह का पहला घंटा फोन फ्री रखना। उस समय का इस्तेमाल दिन की योजना बनाने, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने या बस शांत बैठने के लिए करना। और तीसरा, स्वास्थ्य पर अनुशासन, क्योंकि अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो दुनिया का कोई भी माइंडसेट काम नहीं करेगा। आदतों की बात तो समझ आती है, लेकिन आपने माहौल का भी जिक्र किया। माहौल से क्या मतलब है?
माहौल को लेकर तो स्रोत एक बहुत सीधी और शायद थोड़ी चुभने वाली बात कहता है। वो कहते हैं इंसान उन 5 लोगों का एवरेज बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा टाइम बिताता है। ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? हर कोई अपने दोस्त या परिवार तो नहीं बदल सकता। क्या स्रोत इस दुविधा से निकलने का कोई रास्ता बताता है? बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दें। इसका मतलब है अपनी माइंड डाइट को लेकर सचेत हो जाएं। अगर आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते हैं या नीचे खींचते हैं, तो उनके साथ अपना समय सीमित करें और साथ ही ऐसे नए लोगों की तलाश करें जो प्रेरित करते हों। ये लोग किताबों, पॉडकास्ट या ऑनलाइन कम्युनिटीज के जरिए भी मिल सकते हैं। मुद्दा यह है कि दिमाग में किस तरह की बातें जाने दी जा रही हैं। और अंत में स्रोत इस पूरी चर्चा को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है। ये सब सिर्फ पैसा जमा करने, बड़ी गाड़ियां खरीदने या बड़ा घर बनाने के बारे में नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे विरासत की सोच या लेगेसी थिंकिंग कहता है। अरबपति मानसिकता वाले लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, वो एक प्रभाव छोड़ते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जो उनके जाने के बाद भी दुनिया में बना रहे। टाटा, बिरला या आज के समय में बिल गेट्स, ये सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने बनाए हुए संस्थानों और अपने दिए हुए योगदान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये विरासत या लेगेसी वाली बात थोड़ी बड़ी और डरावनी लग सकती है। क्या इसका मतलब है कि सबको एक बड़ी कंपनी ही बनानी है? मतलब आपके नाम की बिल्डिंग होना नहीं है। इसका मतलब है आपके जाने के बाद भी आपका बनाया हुआ मूल्य या वैल्यू जिंदा रहे। वो एक किताब हो सकती है जो किसी की जिंदगी बदल दे, एक मेंटरशिप प्रोग्राम हो सकता है जो युवाओं को रास्ता दिखाए, या बस अपने बच्चों में डाले गए अच्छे संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। सवाल पैसे का नहीं, प्रभाव का है। और ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल पर आके रुकती है जो स्रोत अपने पाठकों से पूछता है, और ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। अगर मैं ना रहूं तो दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? आज हमने व्यक्तिगत सोच के बदलाव से शुरू करके जिम्मेदारी लेने, समय को प्राथमिकता देने, बड़े लक्ष्य बनाने, डर पर काबू पाने, फिर सिस्टम बनाने और आखिर में एक विरासत छोड़ने तक की बात की। स्रोत का अंतिम संदेश एक वेकअप कॉल की तरह लगता है। बिल्कुल, क्योंकि स्रोत साफ कहता है ज्ञान कुछ नहीं है, एक्शन सब कुछ है। अगर इन विचारों को सुना गया है, समझा गया है, तो अगला कदम इन्हें लागू करने का है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने का है। जानकारी इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उस जानकारी पर काम करना ही असली चुनौती है, और वहीं से नतीजे मिलते हैं। तो ये अपनी सोच को बदलने और अपना एक बेहतर संस्करण बनाने का एक फैसला लेने के बारे में है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों और बदलावों का नतीजा है। सही कहा। और इसी सोच पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। स्रोत सिस्टम बनाने और काम को डेलीगेट करने पर बहुत जोर देता है, जिससे कुशलता बढ़ती है और बिजनेस बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। सिस्टम को बेहतर बनाने की इस प्रक्रिया में क्या हम उस शुरुआती जुनून या उस मानवीय स्पर्श को खोने का जोखिम उठाते हैं जिसने उस विचार को जन्म दिया था? कोई ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो व्यक्तिगत जुड़ाव खोए बिना बड़े पैमाने पर आगे बढ़ सके?